मेरी बेटी का नाम मौमिता था। मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी, और वह बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं तो मैंने उसे नहीं रोका। आखिर मैं उसे क्यों रोकता? मैं भी चाहता था कि वह डॉक्टर बने और लोगों की मदद करें। लेकिन हम गरीब थे। मेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसने हर सब्जेक्ट में उसके बहुत ही अच्छे नंबर आते थे। हाई स्कूल में उसके 90% और इंटर में उसके 89% नंबर थे। मैं दर्जी का काम करता था और हमने उसे बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया था। उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में JNM मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर को चुना। हम लोगों ने उसे बड़ी गरीबी की हालत में पढ़ाकर डॉक्टर बनाया था। अभी उसके हाउस जॉब के दिन थे, यानी कि वह इसके बाद पूरी तरह से डॉक्टर बन चुकी थी। वह अपना स्वयं का क्लिनिक भी खोल सकती थी, लेकिन वह अभी नई डॉक्टरों की सूची में थी। इसलिए नए डॉक्टरों को बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम दिया जाता है, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह। सब जानते हैं कि रात को जागना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब उसने मुझसे कहा कि मेरी नाइट ड्यूटी है, तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा, बेटी, जब तक तू घर नहीं आएगी तब तक मैं परेशान रहूंगा। वह मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से मिला वह मुझे बेटों से नहीं मिला। मेरे घर में उसकी बुआ भी रहती थी और वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से आर्डर आया है। आप परेशान मत होना, और मैं अस्पताल में अकेले थोड़ी ही होती हूँ, और भी लोग तो होते हैं। उसने मुझे बड़े ही प्यार से समझाया। वह बड़ी ही जिम्मेदार थी। डॉक्टर के पास कहाँ टाइम होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी सके, खास करके नाइट में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर तो बहुत ही बिजी रहते हैं। वह रोज मुझे फोन करती थी, पर आज उसका फोन नहीं आया। मैंने कॉल किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मुझे बहुत ही चिंता होने लगी। मेरा दिल कांपने लगा कि न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। जिस हाल में मेरे घर लाया जाएगा वह मैं ही जानता हूँ, और उसका फोन भी हमें बाद में नहीं दिया गया। उसकी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया कि ममता की तरफ से मुझे एक वीडियो मिला है। जब हमारे घर आई तो मैंने उसे वीडियो को देखा। जैसे ही मैंने उसे वीडियो को देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था उसे वीडियो के अंदर। एक दिन मेरी बेटी अस्पताल से घर आई तो मुझसे बोली, पापा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मैंने बोला, क्या? पूछो। उसने कहा, मैन, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? यह तो भगवान भी करता है कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वह कहीं खो गई। मैंने उसे कहा, ममता कहाँ खो गई? देख, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है। उसे हलवा बहुत पसंद था। वह उसे देखते ही बहुत खुश हो जाया करती थी। लेकिन आज वह एकदम शांत बैठी हुई थी, और कहीं कोई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी कि पापा, अगर यह सब रोकने की हमारे अंदर क्षमता ना हो तो उसे कैसे रोकेंगे? तो मैंने कहा, तो क्या फिर भी हमें लड़ना चाहिए? क्योंकि जब इंसान लड़ता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। मैंने उससे पूछा, बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही है?
तो उसने बोला कुछ नहीं मन, बस ऐसे ही एक टेस्ट था। उसमें नंबर देने के लिए कुछ ऐसी बातें हो रही थी। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब भी वह मुझे कुछ पूछने की कोशिश करती थी तो मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देने की कोशिश करता था। हम बहुत ही गरीब थे। मैं दर्जी था। दिन रात कपड़े सील सील कर बेटी की फीस के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। मौमिता अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। 8 अगस्त की रात 31 वर्षीय महिला डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपनी रात की शिफ्ट खत्म की। रात 2 बजे उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों के साथ रात का खाना खाया। 36 घंटे लगातार काम करने के बाद डॉक्टर ने अस्पताल स्टाफ के लिए बनाए गए डॉक्टर के विश्राम कक्ष में आराम करने का निर्णय लिया। उन्हें 36 घंटे लगातार काम करने के लिए मजबूर किया गया और यातना का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आखिरी बार था जब वे शांति और सुरक्षा के साथ आंखें बंद कर रही थीं। उसने सोने से पहले मुझे फोन भी किया था कि आप सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगी। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक रहती थी और वह 9 बजे तक घर आ जाया करती थी क्योंकि हॉस्पिटल से घर आने में 1 घंटा लगता था। मैं उस रात आराम से सो गया। मुझे नहीं पता था कि आज के बाद मुझे फिर कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने समय देखा तो 9:30 बज रहा था। मैं जल्दी से उठा और उसके कमरे की तरफ जाने लगा, यह सोचकर कि लगता है कि वह आ गई है और अपने कमरे में जाकर सो गई होगी। लेकिन मैंने जैसे ही कमरे में पहुंचा तो वह वहां पर भी थी। मैंने पूरे घर में देखा, वह कहीं नहीं थी। मैंने सोचा शायद आज देर हो गई होगी, काम ज्यादा होगा इसलिए नहीं आई, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने उसे कॉल किया तो बेल तो जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मैंने कई बार फोन ट्राई किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो वो फोन नहीं उठा रही थी। तभी मुझे याद आया कि उसकी सहेली का नंबर ट्राई करके देखता हूं कि वह कहाँ है और फोन क्यों नहीं उठा रही है। मैंने कॉल किया तो उसकी सहेली ने फोन उठाया तो मैंने उससे कहा, बेटा मौमिता कहाँ है और वह फोन क्यों नहीं उठा रही, मेरी उससे बात कर दे। तो उसने कहा, मौमिता कहीं मिल नहीं रही। मैंने सोचा वह मजाक कर रही है, लेकिन उसने फिर से मुझसे कहा, अंकल मौमिता मिल नहीं रही है, शायद कहीं गई होगी, हॉस्पिटल में ही होगी कहीं। हॉस्पिटल बहुत बड़ा तो ढूंढने में टाइम लगेगा। वह जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आपको कॉल करूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फोन आया और उसने कहा, अंकल आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वह बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, मौमिता कहाँ? मेरी उससे बात तो करवा दे डॉट। वह रोते हुई बोली, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं बहुत ही घबरा गया कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने अर्जेंट में बुलाया। मैं जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचा। मौमिता ने मुझे अपने सारे स्टाफ से और दोस्तों से मिलवाया था, तो मैं सबको थोड़ा बहुत जानता था। मैं रिसेप्शन पर गया और पूछा, आपकी डॉक्टर मौमिता कहाँ है? तो उन्होंने कहा, ऊपर दूसरी मंजिल पर चले जाओ, वह वहीं है। मुझे बहुत अजीब लगा जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया। मैं जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी दोस्त सामने खड़ी थी और वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, मानो कि कोई चीज मुफ्त में बट रही हो या फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आखिर बात क्या है?
उसकी दोस्त ने मुझे देखा और रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अंकल ये क्या हो गया, मैं वहां पर नहीं थी। अगर होती तो कुछ न कुछ जरूर करती। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है? मौमिता कहाँ है? उसने मुझसे रोते हुए बताया कि मौमिता अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा मैंने ठीक से सुना नहीं। बेटा, तू क्या कह रही है? लेकिन मैंने जो सुना था वो सच था। यह बात मेरे दिल को अंदर से कुरेद रही थी। मेरी हालत ऐसी हो गई मानो मैं जिंदा लाश बन गया और मैं वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, आप ही हैं मौमिता के पिता? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, मौमिता के साथ बहुत बुरा हुआ। वह मुझे बताने लगा कि आखिर ममता को क्या हुआ। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहेंगे। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहेगा जैसी कि वो मुझे बता रहा था। जब उसने कहा 20 लोग थे, तो मैं उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगा। क्या 20 लोग थे? क्या किया? आखिर क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा था कि क्या अनर्थ हो गया मेरी लाडली के साथ। जब मुझे मेरी बेटी मिली तो उसकी हालत देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंततः अपनी बेटी का शव देखने की अनुमति मिली तो मैं दंग रह गए। डॉक्टर की लाश नग्न अवस्था में पाई गई। उनके पैर 90 डिग्री के कोण पर थे, जिससे गंभीर पेल्विक हड्डी की चोटें स्पष्ट थीं। मेरी बेटी के साथ डॉक्टर के विश्राम कक्ष में बलात्कार और हत्या की गई। इसके अलावा उनकी हायोइड हड्डी, गले की हड्डी टूटी हुई थी, होठों पर कट थे, पेल्विस में फ्रैक्चर जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, मुंह से खून, दोनों आंखों में चोट और खून, पेट और बाएं पैर में चोटें, एक अंगूठे की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर सैकड़ों कांटे के निशान थे। इतना ही नहीं, उनके पेट में भी गंभीर चोटें थीं और निजी अंगों में खून बह रहा था। उनके पैर 90 डिग्री के कोण पर पाए गए। अपराधियों की क्रूरता स्पष्ट है, क्योंकि पेल्विस मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ होता है, जिसे टूटने के लिए 2000 से 10,000 न्यूटन का बल चाहिए। उनके चेहरे पर संघर्ष के संकेत भी थे, जो संभावित रूप से संदिग्ध के नाखूनों से उत्पन्न हुए थे। यह दर्शाता है कि डॉक्टर ने प्रतिरोध किया था। और फिर उनका शव सेमिनार हॉल में रखा गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में चश्मा तोड़ा गया था और वो लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उसकी दोस्त और वहां के स्टाफ ने मुझे संभाला। सभी लोग कहने लगे, लगता है ये ममता के पिताजी हैं। क्या बीत रही होगी बेचारे पर। कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। वहां के लोगों का कहना था। माला नाइट ड्यूटी पर थी। उसे एक मरीज बुलाने आया। तब हम लोगों ने भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया। हम लोगों ने सोचा वह किसी मरीज को देख रही होगी, लेकिन सबने उसे हर जगह पर ढूंढा, वह कहीं नहीं मिली। हम लोगों ने उसकी खूब तलाश की। थोड़ी देर बाद वह हमें एक अंधेरे कमरे में ऐसी हालत में मिली थी। उसको देखने के बाद हमें लगा उसकी यह हालत करने वाले 20 लोग थे। लेकिन वह लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कुछ भी नहीं पता था। और वह अब हमारे बीच नहीं रही थी। सब लोग कह रहे थे कि उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया। हमें उसकी बॉडी नहीं दे रहे थे और बहुत जलील किया। और वहां के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और मामला बेकार हो गया।
कोई कह रहा था उसने में 4-5 बॉयफ्रेंड को बुलाया। हॉस्पिटल वाले उसे पर इल्जाम लगाया जा रहे थे। लेकिन मैं बेटी का बाप था, मुझे सब कुछ पता था कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। वहां के डॉक्टरों का कहना था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। बेटी का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। मैंने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। वहां के डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा था, डॉक्टर ममता ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर से हंसती हुई निकली थी और मन में ढेर सारे सपने लेकर निकाली थी। आखिर ऐसा इंसान खुद किसी कैसे कर सकता है? मैंने कहा, मुझे मेरी बेटी का सारा सामान, बैग, फोन वगैरह वापस दे दे। उन्होंने मुझे मेरी बेटी का सारा सामान वापस कर दिया, शिवाय फोन के। उसका सारा सामान टूटा हुआ था। उन्होंने मुझे मेरी बेटी का फोन नहीं दिया। जब मैंने कहा मुझे फोन भी दे दो, तो उन्होंने कहा कि यह सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन मैंने सोचा, जब उसने आत्महत्या ही की थी तो सबूत किसको दिखाने थी? पूरा देश उसके साथ खड़ा था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन क्या उसे इंसाफ से मेरी बेटी वापस आ सकती थी? 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था कि उसके साथ किसने क्या किया। लोग सड़कों पर धरना दे रहे थे कि डॉक्टर मौमिता को इंसाफ मिलना चाहिए। 15 अगस्त की रात लगभग 7,000 लोग अपराध स्थल पर गए और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। सोचिए, 7,000 लोग अस्पताल में आए ताकि अपराध के सबूतों को मिटाया जा सके।